किताब जिसका उन्वान है जंगल का कानून, इसको आपकी संस्था ने पुरस्कार दिया है और मुझको एक मौका दिया कि जेल की बंद चारदीवारी से बाहर निकलकर खुली फिजा में थोड़ी देर के लिए सांस ले सकूं। यह तकदीर का मजाक नहीं तो और क्या है। ये हाथ जिनमें हथकड़ियां लगाई गई थी, हथकड़ियां जिनमें लगाई गई थी, आज उन्हीं में न्याय ज्योति का पुरस्कार दिया जाएगा। जंगल का कानून एक प्रोटेस्ट है, एक मांग है समाज से कि वो नोच ले इस देवी की आंखों से ये पट्टी, ताकि ये देख सके, बचा सके बेगुनाहों को अपने अंधे फैसलों से और पहचान सके दुष्ट गुनाहगारों के चेहरे। आभारी हूं मैं आपका और आपकी संस्था का जिसने मुझे पुरस्कार दिया, साथ दिया मुझे ये खूबसूरत मौका इस महान देवी के दर्शन का, जिसके नाम मैं अपनी ये किताब समर्पण करता हूं। कई वर्षों के बाद जेल की सलाखों के बगैर मैं अपनी पत्नी सुजाता को देख पा रहा हूं। अगर सुजाता न होती तो यकीनन मैं भी न होता, और अगर मैं न होता तो यकीनन ये किताब भी न होती। धन्यवाद। दोस्तों, इस जलसे के मुअज़्ज़िज़ मेहमान श्री ब्रह्मदत्त जी को उनकी किताब जंगल का कानून के लिए न्याय ज्योति का पुरस्कार देंगे श्री इंद्रजीत जी। आइए आइए। हाँ। कमीने तू, और यहां तेरे हाथों में ये नाम लूंगा। नापाक कर दिया तूने, नापाक कर दिया इसने न्याय ज्योति के इस पुरस्कार को छूकर। नहीं ले सकते ऐसे, नामुमकिन। लाया है तुझे घर से मार दूंगा। अरे दो पर छोड़ मुझे, मिस्टर ब्रह्मदत्त, आपने ऐसा क्यों किया? क्या जंगल का कानून लिखने के बाद आप भी जंगल के कानून पर विश्वास करने लगे हैं? चीफ गेस्ट मिस्टर इंद्रजीत से आपकी क्या दुश्मनी है? मिस्टर ब्रह्मदत्त, आपने ऐसा क्यों किया? बताइए ऐसा क्यों? आखिर कुछ तो बताइए, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आखिर क्यों? बताइए। सुनिए, देखिए तो सोनू ने क्या कर लिया, सारी गोलियां निकल गई। नहीं डॉक्टर साहब, सोनू की बात कर रहा हूं। नींद की 30-40 गोलियां खा गई है वो। किसी हाल में भी उसे सोने मत दीजिए। मेरे आने तक उसे जगाए रखिए, वरना जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। आंखें खोलो सुनो। देखो, मैं तुम्हारा डैडी बोल रहा हूं बेटी, मैं तुम्हारा डैडी बोल रहा हूं। मुझसे भूल हो गई बेटी, उससे मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। मेरे दिल में तुम्हारी भलाई के सिवा और कुछ नहीं था। मुझे माफ कर दो, ऐसा कभी नहीं होगा, अब ऐसा कभी नहीं होगा। सुनो सुनो, आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटी। एक ही बेटी है मेरी, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा ब्रह्मदत्त, घबराता क्यों? सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अच्छा ही होगा, तू फिक्र मत कर। ठीक ही है, बस थोड़ा सा पल्स रेट और बीपी हाई है। बिटिया को ऑब्जर्वेशन के लिए रात भर नर्सिंग होम में रखना पड़ेगा। ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? अरे पर कह तो रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। अरे नर्सिंग होम से वापस आने के बाद बेटी के हाथ पीले करने का इंतजाम करते हैं हम। हाँ। यहाँ और मेरे साथ। अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं कोई भयानक ख्वाब तो नहीं, तुम्हारी बीवी हूँ। यहाँ क्यों आई हो? जब कोई रास्ता भूल जाए, खो जाए, तो उसकी तलाश करनी ही पड़ती है। न तो मैं रास्ता भूला हुआ हूँ और न खोया हुआ हूँ। तुम झूठ बोलते हो। तुम दौलत और लालच के जंगल में खोए हुए वो जानवर हो जो अपने घर का रास्ता भूल चुका है। क्या बकती हो? मुझे सब मालूम हो चुका है। तुमने मुझे ही नहीं, अपने मासूम बच्चे को भी धोखा दिया है। आज उसका जन्मदिन है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आखिर तुम्हें क्या हक था कि तुम अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर
खुद एक अमीर लड़की से शादी करके अय्याशी की जिंदगी हासिल कर लो। हासिल करना तो हर इंसान का हक होता है, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरे जीवन की एक ही आकांक्षा थी, सक्सेस एट एनी कॉस्ट। सक्सेस एट एनी कॉस्ट। जब एक इंसान कामयाबी हासिल करने के लिए दूसरे इंसान को सीढ़ी बनाता है तो वो इंसान इंसान नहीं रहता, जानवर बन जाता है, और तुम वही जानवर हो। अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त सच्चाई बताकर तुम्हारी इस हैवानियत की बहुत बड़ी सजा दिलवा सकती हूँ। तुम मेरी भी सुन ले कि एक गरीब के सच की कीमत जितनी कम है, एक अमीर के झूठ की कीमत उतनी ही ज्यादा है। और आज मैं कामयाब इंसान हूँ, और हाँ, मैं तुम्हारे जज्बात की कीमत जरूर अदा कर सकता हूँ, अभी इसी वक्त। मैं कोई पेशावर औरत नहीं हूँ, मुझे कीमत नहीं, हक चाहिए, अपना हक, अपने बच्चे का हक। मुझे वो हक भी मंजूर है, अगर तुम्हें अपने सुहाग और सिंदूर का बंटवारा मंजूर। हरगिज़ नहीं, तुम्हारी ये सौदेबाजी मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। चलो, तुम्हें सौदेबाजी मंजूर नहीं, न सही, लेकिन मेरी कामयाबी में हिस्सेदार तो तुम बनी सकती हो। वो कैसे? बताता हूं। इससे साइन चेक, जो चाहो लिख लो। लिखूंगी तुम्हारी मौत। एक बात और याद रखना, एक दिन तुम्हारे बेटे के हाथों ही इस चेक को कैश करवाऊंगी। हाँ। आदिल माँ, माँ, पापा कहाँ है? तुम तो कहती थी कि मेरे जन्मदिन के तोहफे में पापा को ले आओगी, कहाँ है वो? माँ, तुम तो कहती थी कि पापा साथ आएंगे, फिर तुम अकेले क्यों आई? तुम्हारा पापा नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएंगे? तुम चुप क्यों, बोलती क्यों नहीं? मैंने कहा ना नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। तुम झूठ बोल रही हो। क्या? क्या कहा? मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, तुम झूठी हो, तुम हमेशा झूठ बोलती रहती हो। मुझे नहीं माननी अपनी सालगिरह, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए, मेरा पापा चाहिए, मुझे मेरा पापा चाहिए, मैं सब कुछ बता दूंगा, मुझे मेरा पापा चाहिए। सुना तूने? और तू भी उसी कमीने की औलाद है, तेरी रगों में भी उसी का गंदा खून बह रहा है। जाकर मर जा, चला जा यहाँ से, चला जा। मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, जाता हूँ मैं, वापस कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। मेरा बच्चा, नहीं, विजय रुक जा विजय, विजय रुक जा। एक रोटी दे दो साहब। चल बे, रास्ता पकड़। 2 दिन से कुछ भी नहीं खाए साहब। अबे मैंने तेरे बाप से कर्जा लिया है क्या? कहाँ मर गया वो हरामजादा साला तुझे पैदा करके? गाली क्यों दे रहे हो साहब? अबे गाली नहीं दूं तो क्या तेरा मुंह टू मुंह? मैंने तो सिर्फ रोटी मांगी है साहब। अबे हराम के पिल्ले, क्या तेरी माँ मेरी रखेल है जो तुझे रोटी देने का ठेका दे रखा मैंने? तूने मेरी माँ को गाली दी? हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे, गंदी नाली के कीड़े, तूने मेरी बाटली तोड़ दी। तूने गाली क्यों दी? साले गाली की बात करता है, अब तुझे गाली नहीं गोली भी दूंगा। बहुत भूख लगी थी ना तेरे को? किसी ने कुछ नहीं देखा, चलो। शुक्र है तुम्हारी जान बच गई, ये गोली तुम्हारे पेट में थी। किसने मारी थी ये गोली तुम्हें? किसी ने नहीं डॉक्टर। मैं पूछता हूँ क्यों मारी मुझे ये गोली? मैंने तो सिर्फ रोटी मांगी थी, उसने मुझे गोली क्यों मारी? सिस्टर, तुम बताओ, मैंने जब रोटी मांगी तो उसने गोली क्यों मारी? बाबा, ओ बाबा,
मैंने तो रोटी मांगी थी, मगर उसने गोली क्यों मारी? क्यों मारी गोली उसने? बेटे, आज की दुनिया ही ऐसी है, रोटी मांगो तो गोली मिलती है। ठीक है, आज से मैं भी लोगों के पेट में गोली मारूंगा, सबके पेट में गोली मारूंगा, सबके पेट में। और अब जो तजवीज मैं पेश करने जा रहा हूं, मुझे यकीन है उससे हमारी कंपनी की वर्किंग में और आने वाले साल के मुनाफे में मजीद इजाफा होगा। जेंटलमैन, मैं जनरल मैनेजर के लिए प्रपोज करता हूं एक होनहार नौजवान का नाम, और वो नाम है मिस्टर इंद्रजीत सब्रवाल। आई थिंक इट डिजर्व्स अ बिग हैंड। थैंक यू। और साहिबान, इसके साथ ही हमारी आज की मीटिंग खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच। डैडी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद देने से पहले मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूं इंद्रजीत। मैं जानता हूं कि आजकल के नौजवानों को बहुत जल्दी है दौलत हासिल करने की, नाम कमाने की। तुम भी उन्हीं में से हो, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा है कि अपनी इस तेजी के सफर में हर कदम पर इंसानियत की जो अच्छी कदरें हैं, ईमानदारी, सच्चाई और खुलूस, इन तमाम कदरों को कायम रखो। क्योंकि इनका खून करके अगर इंसान कोई दौलत या नाम कमाता है तो वो नेकनामी नहीं है, वो उसके माथे पर पाप का कलंक बनकर रह जाता। डैडी, मैं आपके नेक विचारों और ऊंचे आदर्शों को अपना धर्म मानकर काम करूंगा और एक दिन आपका सही वारिस बनकर दिखाऊंगा। भाई ब्रह्मदत्त, मैं तो भूल ही गया था। क्या? ये रहे तुम्हारे हवाई जहाज के 2 टिकट, तुम्हारा और भाभी का। कहाँ के हैं? कश्मीर की हैं। अब हम कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मना सकते हैं। भाभी की भी ख्वाहिश है कि कश्मीर की सैर की जाए, तो आपके लिए होटल का कमरा बुक करा है और ये 2 टिकट। और वो मोहिनी के भाई, इम्तिहान मोहिनी के इम्तिहान 2 दिन के बाद खत्म हो जाएंगे, हम लोग भी आपको ज्वाइन कर लेंगे बस। कौन? कौन? आप? शायद इंसानों से ज्यादा आप परछाइयों से डरते हैं। दूसरों की परछाइयां छोड़िए, बड़ा मुंह छोटी बात। मैं तो खुद की परछाई से भी डरता हूं सरकार। आपके दिल में कोई चोर है। चोर? जी हाँ, मेरे जीएम बनने पर सबने तालियां बजाई, मगर आपने नहीं। वो क्या है कि मेरा... इसीलिए तो कहता हूं कि आपके दिल में जरूर कोई चोर है। और मैंने ये भी सुना है कि बेईमानी, हेरा फेरी अगर इस फैक्ट्री में कोई कर सकता है तो वो सिर्फ आप कर नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? घबराइए नहीं, मुझे ऐसे ही लोग पसंद हैं। लेकिन सरकार, आप तो मालिक के दामाद हैं। मैं किसी का दामाद नहीं, किसी का पति नहीं, किसी का बेटा नहीं, किसी का बाप नहीं। मेरा इस दुनिया से सिर्फ एक ही रिश्ता है, और वो है कामयाबी का रिश्ता। सक्सेस एट एनी कॉस्ट। फिर तो आपके साथ नाइंसाफी हुई है सरकार। वो कैसे? सारे अधिकार तो ब्रह्मदत्त साहब और प्रेमचंद साहब के हाथ में रहेंगे। आपको तो सिर्फ एक रबर स्टैंप के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? सरकार, बात कड़वी सही, लेकिन शोले आने सच है। जीएम अगर रबर स्टैंप बन सकता है तो रबर स्टैंप जीएम कैसे बन सकता है? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। आई कैन सी योर पॉइंट। सरकार, आप मेरी पॉकेट गरम करते रहिए, मेरे दिमाग की मशीन तेज चलती रहेगी। तो इसका मतलब है आपको शतरंज खेलनी? बहुत अच्छी तरह सरकार। तो आप मोहरे चलना कब से शुरू करेंगे? जब आप कहेंगे सरकार। Why not right now? अगर आपका यही हुक्म है तो फिर देखिए मेरी पहली चाल। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? फॉर व्हाट? आपकी स्टील फैक्ट्री के नाम जो लाइसेंस इश्यू हुए हैं उन्हें ब्लैक मार्केट में 2 करोड़ रुपए में बेचा गया है। ये क्या बकवास है? मैंने कोई लाइसेंस नहीं बेचा। हमारे पास इसका पक्का सबूत है। कैसा सबूत?
वो अदालत में पेश किया जाएगा। फिलहाल आप हमारे साथ चलिए। डैडी, पुलिस आपको कहाँ ले जा रही है? दत्त अंकल के पास आज ही कश्मीर पहुँचना है। तुम फिक्र न करो बेटे, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। माधव, बेबी का ख्याल रखना। जी अच्छा। और हाँ, श्रीनगर ओबरॉय फोन करके दत्त साहब से मोहिनी की बात करवा देना। डैडी, डैडी, डैडी मत जाइए। डैडी, पापा भी आ जाएंगे। डैडी, चलो चलो मोहिनी बेटी अंदर चलो। डैडी मत जाइए। डैडी। हेलो, हाँ मोहिनी। अरे भाई क्या हुआ, तुम लोग आए क्यों नहीं? तुम रो क्यों रही हो? रो रही है क्यों? डैडी कहाँ है बेटी? अंकल, डैडी को पुलिस पकड़ कर ले गए। पुलिस पकड़ के लिए? कब, क्यों, किस लिए? 2 घंटे पहले पुलिस आई थी। सोनू दीदी और जीजा जी भी घर पर नहीं थे। फिर मैंने आपको फोन किया मगर आप भी नहीं मिले। हाँ बेटे, वो हम लोग एयरपोर्ट गए हुए थे ना तुमको लेने के लिए। लेकिन प्लीज मोनी, रो नहीं, हम लोग अभी निकलते हैं यहाँ से। ये लीजिए। इट्स ऑल राइट सर। थैंक यू। भाई माफी चाहता हूं प्रेमचंद, जमानत की रकम बहुत बड़ी थी, वरना कसम परवरदिगार की एक दिन भी हवालात में बंद न रहने देता। दरअसल मकान गिरवी रखने के कागजात बनाने में वक्त लग गया। भाई मुश्ताक, जो एहसान तुमने मुझ पर किया है मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हमा मारो गोली एहसान को, मगर एक कमबख्त ब्रह्मदत्त को जमानत के वक्त ही गायब होना था। मुझे क्या मालूम था कि मेरे जाते ही यहाँ कयामत टूट पड़ेगी। खबर मिलते ही मैं लौट आया यहाँ पर। तो कहाँ है वो? हाँ ये देखो, हाई कोर्ट के जज के चेंबर से जमानत के कागजात लेकर आया। जिसका जमीर जिंदा है उसने जमानत दे दी है, जिसका जमीर मर चुका है उसकी जमानत से फायदा। ये मुझसे कह रहे हो तुम? हाँ, तुमसे कह रहा हूं। 3 दिन लगे तुम्हें श्रीनगर से यहां पहुंचने तक, फासला तो सिर्फ 1 दिन का था। हवाई जहाज और ट्रेनें कोई मेरी मर्जी से तो चलती नहीं है भले आदमी। जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो जहाज जा चुका था। उसी रात मैंने टैक्सी ली, टैक्सी लेके जम्मू गया, जम्मू से दिल्ली आया, दिल्ली से बंबई पहुंचा हूं। इतनी छोटी सी बात के लिए क्या तुम्हारा विश्वास मुझ पर से बिल्कुल उठ जाएगा? विश्वास? कैसा विश्वास? मुझसे छुपाकर लाइसेंस कोटे का माल तुमने ब्लैक मार्केट में बिकवा दिया और हथकड़ियां मुझको लगवा दी। अगर मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा था और मुझसे कह देते, मैं तुम्हारे रास्ते से खुद ही हट जाता। तुम दोस्ती के नाम पर कलंक हो ब्रह्मदत्त। जो खोट तुम मुझ में निकाल रहे हो ना प्रेमचंद, वो खोट तुम्हारे दिमाग में है। मैं जितना समझता था उससे कहीं ज्यादा बेवकूफ निकले तुम। 3 रातें पुलिस लॉकअप में मैंने काटी हैं ब्रह्मदत्त, और ये तोहफा तुमने मुझे दिया है, मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा ब्रह्मदत्त। प्रेमचंद, तेरी हिम्मत! हराम खोर कमीने, तूने फैक्ट्री का नमक खाकर फैक्ट्री के साथ नमक हरामी की है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मारे से मारो, 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 साले के मुंह से छाछ निकले। साले मारे से, गिर गया। उठा, साले उठा, मारो, मुझे उठा, मारो साले को, मारे से, इंद्रजीत, ये सब हो क्या रहा है? क्या हो रहा है ये सब? सर, यही है वो अपराधी जिसने गद्दारी की है। इसी ने गोडाउन की चाबियां चुराई और फैक्ट्री का माल ब्लैक मार्केट में बेच दिया। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे बचा लीजिए साहब, छुमत मुझे बचा लीजिए साहब, मेरे से गलती हो गई। आंखों से ही मक्कारी झलक रही है। साहब, साहब, चल चल चोर साले, साले चल। शेबलिया महाशय, जिस मकसद के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो अपने आप ही पूरा हो गया। अब कोई जरूरत नहीं है अपनी बेगुनाही का सबूत देने की, मुझे कोई जरूरत नहीं है। हाँ, चलो मेरे साथ। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन। अब मुझे हल्के से एक घुसा मार दे। बस हाथ आके हथौड़ा मेरे जबड़े का कर दिया कबाड़ा। सुन, बोल। मेरे जाने के बाद ठीक 15 मिनट के बाद जैसे मैंने समझाया वैसे टेलीफोन कर देना। ओके। पिछले 25 बरस से हमारी कंपनी में कोई वाकया ऐसा नहीं हुआ इंद्रजीत। मार्केट में वी हैड ए क्लीन रिकॉर्ड, हमारी इज्जत थी, हमारी साख थी, वी हैड ए रेपुटेशन। फिर ये बददुमा दाग हमारे दामन पर लगा कैसे?
मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। सर आप तो जानते हैं जब से मैं जीएम बनकर आया हूं कितने लोग मेरे खिलाफ हैं, क्योंकि मैं आपका दामाद हूं। इसमें रिश्ते नाते का कोई सवाल पैदा नहीं होता। यू आर ए जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी और इस हैसियत से इस वाकये की जिम्मेदारी तुम पर आयद होती है। मैं मानता हूं सर, लेकिन छगन आपका पुराना वर्कर है। उसने इकरार किया कि गोदाम की चाबियां उसने चुराई। जुर्म उसने किया और आपके कहने के मुताबिक मैंने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। तो जुर्म के इतने दिनों बाद तुम्हारी नजर पड़ी चोर पर? ये एक आदमी का काम नहीं है इंद्रजीत, इसके पीछे बाकायदा कोई साजिश है। आप समझते हैं इस साजिश में मैं भी शामिल हूं, तो फिर मैं इस पोजीशन के लायक नहीं हूं। मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, पुलिस के हवाले कर दीजिए, सेंड मी टू जेल। अगर मेरी ईमानदारी और वफादारी का यही इनाम है तो मुझे मंजूर है ये सजा। हेलो, मैं छगन बोल रहा हूँ। छगन, हाँ सर मेरी बात खामोशी से सुनिए। ये सब जो आपके सामने हो रहा है ये ब्रह्मदत्त और उसके दामाद का मिला जुला ड्रामा है। मिली भगत है आपके खिलाफ। मुझे पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया गया, बल्कि कुछ रुपए देकर मुझे शहर से बाहर भेज दिया गया। आप नेक आदमी हैं, मैंने आपका नमक खाया इसलिए फोन किया। अब रखता हूँ। गजब हो गया सरकार, गजब हो गया। छगन के पास तो पिस्तौल निकली। बड़ा मुंह छोटी बात सरकार। उसने अपनी लंबी सी नली मेरी छोटी सी कानपट्टी पे रख दी और जब मैंने हैंड जब किया तो उसे डबक डबक 8-10 पेट में और 2-4 मुंह पे रख दिए और वो भाग गया सरकार। सर आप पुलिस को टेलीफोन करो जल्दी। क्या बकते हो? क्या तुम गाड़ी में अकेले थे? बंद करो ये नाटक ब्रह्मदत्त, बहुत हो गया। हाँ नाटक। टेलीफोन पर छगन ने तुम दोनों की मिली भगत का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। ये क्या छगन का टेलीफोन था? छगन का टेलीफोन था, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। छगन को अभी तुम्हारी आंखों के सामने मैंने पुलिस स्टेशन भेजा है। छगन तो पुलिस स्टेशन गया ही नहीं था, वो तो बीच रास्ते में फरार हो गया था, क्योंकि उसे फरार होने की कीमत दी गई थी। उसे फरार होने का मौका दिया गया था। अच्छा, बकवास है, बौतान है। सर इंद्रजीत, तुम चुप क्यों खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हारी और मेरी साजिश है इस शख्स के खिलाफ? उससे क्या पूछते हो ब्रह्मदत्त, मुझसे पूछो। दौलत की हवस के लिए तुम दोनों के नाटक का आखिरी सीन है ये। तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए ब्रह्मदत्त कि तुम अपनी चाल में कामयाब हो गए। अगर एक और लफ्ज भी मैंने तुम्हारे मुंह से सुना तो भगवान की कसम मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। गला तो तुम कब का दबा चुके हो ब्रह्मदत्त, दोस्ती का गला। और उसी दोस्ती के साथ आज से तुम्हारी और मेरी पार्टनरशिप भी खत्म। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूं ब्रह्मदत्त। प्रेमचंद प्लीज गुस्सा थूक दे यार, गुस्सा थूक दे। भूल गए हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। मुझे अपनी सुजाता की कसम है, मैं उसकी कसम खा के कहता हूं मैं निर्दोष हूं। ये किसी कमीने की गहरी साजिश है जो एक दिन खुल के रहेगी, लेकिन इतनी सी बात के लिए यार जिंदगी भर की दोस्ती का बंधन मत तोड़। प्लीज प्रेम, प्लीज प्लीज प्रेम। वो बंधन टूट गया ब्रह्मदत्त। अंकल, तीनों दोस्तों का परिवार इस तरह टूटकर क्यों बिखर गया? किसका कसूर है ये? कसूर कसूर किस्मत का है बेटी। नजर लग गई जमाने की। जिंदगी कितनी कम है मोहब्बत के लिए, फिर नफरत के लिए वक्त कहां से मिल जाता है, ये बात लोगों की समझ में क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आती। मगर मैं तो अंकल आपसे भीख मांगने आई थी। भीख? तू मेरी बेटी की तरह है। सलीमा से शादी हो गई होती तो तुम्हारे बराबर की बेटी होती मेरी। और सुन, बाप बेटी को भीख नहीं देते, तोहफे में अपनी जान देते हैं। बता क्या चाहिए तुझे? आप तीनों की मुस्कुराहटें, आप तीनों की खुशियां और आप तीनों की दोस्ती, बस यही भीख मांगने आई हूं आपसे। बेकार। कितनी कोशिशें की मगर दोनों बज़िद। कमबख्तों को एक जगह इकट्ठा करना भी नामुमकिन है। नहीं अंकल, मुमकिन है। वो कैसे? कभी कभी झूठ की धार सच की तलवार से भी ज्यादा तेज हो सकती है। झूठ? कौन सा झूठ? बुरा न मानिएगा अंकल, भगवान न करे अगर आपको कुछ हो जाए तो क्या फिर भी वो दोनों दोस्त अपने तीसरे दोस्त के लिए इकट्ठा नहीं होंगे? शायद होंगे, मगर उससे क्या होगा? अंकल कहते हैं अगर दुश्मनों को भी गुफा में बंद कर दिया जाए तो दोनों दोस्त बनकर निकलते हैं। फिर वो दोनों तो दोस्त हैं।
अगर दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो कब तक दुश्मनी निभाएंगे? सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और दोनों दोस्त फिर गले लग जाएंगे। शाबाश, तुमने तो अंधेरे में रोशनी दिखा दी। या खुदा, मेरे साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए कि मेरे दोनों दोस्त एक साथ मेरे सामने मौजूद हो, चाहे वो मेरी लाश पर ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरी लाश पर ही क्यों ना हो। हेलो, क्या बक रहे हो तुम? मुश्ताक अली को गोली लग गई? जी हाँ, एक कैदी फरार हो रहा था, जेलर साहब ने उसका पीछा किया, उसमें फायरिंग हुई। कैदी तो खैर पकड़ा गया, जेलर साहब भाग गए। क्या मतलब? मेरा मतलब जेलर साहब घायल हो गए, उनकी जान खतरे में। अबे गधे, क्या कि मेरी चंद सांसें बाकी हैं। जी हाँ, मेरी चंद सांसें बाकी हैं। मेरा मतलब जेलर साहब की चंद सांसें बाकी हैं। मगर यह हादसा हुआ कहाँ और मुश्ताक अली कहाँ है? सर, ये हादसा हुआ कहाँ है? आपका मरने वाला बॉडी किधर है? अरे बोल, स्टील फैक्ट्री के पास मेरी बॉडी रखी हुई है, बोल। जी हाँ, जी हाँ सर, ये हादसा स्टील फैक्ट्री के पास हुआ है। जेलर साहब के जख्मी शरीर को उठाकर फैक्ट्री के ऑफिस में रखा गया है। मैं अभी आता हूँ। प्लीज। मुश्ताक कहाँ है? सर, अंदर हॉल में। अंदर? जी। अरे आना भाई, ये गोली किसने चलाई है? प्रेमचंद, ये तूने क्या किया? गोली का निशान। गोली की तरफ हाथ क्या दिखाता है? मैंने तुमसे दोस्त की दोस्ती मांगी थी, उसकी मौत नहीं मांगी थी तुमसे ब्रह्मदत्त। ये तूने क्या किया ब्रह्मदत्त, ये तूने क्या किया? ये रिवॉल्वर किसका? ये पिस्तौल। ये रिवॉल्वर तो मेरा है, लेकिन यहां कैसे आया ये? मैं बताता हूं ब्रह्मदत्त, तुम लाए हो इसे अपने दोस्त के खून का इरादा लेकर, ताकि अपने दोस्त की दौलत हासिल कर सको। तुमने अपने दोस्त पर गोली चलाई है, तुमने मेरे दोस्त पर गोली चलाई है ब्रह्मदत्त। क्यों चलाऊंगा मैं गोली अपने ही दोस्त पर? ये मेरा भी तो दोस्त है। तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ पहले से ही शक और शुबे का फतूर था। हम दोनों बढ़ रहे थे आगे, एक दूसरे से गले मिलने के लिए। क्यों चलाऊंगा मैं गोली इस पर? गलत है इसका इल्जाम, झूठ बोलता है। हर मुझे नहीं बोलता है ब्रह्मदत्त, लेकिन कानून आखिरी फैसला खुद करता है, और मैं ले जाऊंगा तुझे कानून के पास, ताकि तुम्हें तुम्हारे जुर्म की सजा मिल सके। ये अदालत मुजरिम ब्रह्मदत्त को मकतूल प्रेमचंद के खून के इल्जाम में जेर दफा 302 ताजीरात हिंद के तहत 12 साल कैद व मशक्कत की सजा देती है। याद रखना, तुम यहाँ एक कैदी हो और मैं जेलर। आज से सिर्फ यही एक रिश्ता होगा तुम्हारे हमारे दरमियान। कोई रियायत, कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बंद कर दो ये दरवाजा। यस सर। क्यों दुखी होंगे हो शाह जी? जेल की जिंदगी कभी कभी सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है। अजी मैं तो कहता हूं सबको एक बार जेल आना चाहिए। हाँ, बड़े बड़े नेता अभिनेता एक न एक बार तो यहाँ आते ही है। 2-4 खून, 10-5 डकैतियां, कौन सी बड़ी बात है, सब चलता है। और फिर आपको तो फिक्र करने की जरूरत है निशा जी। मुंगेरी लाल आपकी सेवा में हाजिर है 8 पहर। यहाँ के सब जेलवासी साढ़े माँ में चाचे लगते हैं, और उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। झूठे दा मुंह काला, ए देखो जी, कोई देख तो नहीं रहा साला। खुला दरवाजे दा फट। बीड़ी, चारमीनार, पनामा, टूथपेस्ट, टूथब्रश, लाइफ बॉय, सिंथॉल, देसी ठर्रा, रम, सब कुछ मिलता है चलती फिरती दुकान में। ताश दे पत्ते 555। ओ शाह जी, मैं ही बकबक किए जा रहा हूं, तुसी भी कुछ बोलो। गूंगे हो? ओ भाई कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं तो मैं दुकान बंद करूंगा, चलूं दूसरे का हाथ के पास। कागज मिलेगा? कागज और एक कलम। शाह जी, न ये पाठशाला है न सरकारी दफ्तर, फिर भी तुसी कहते हो तो कलम और कागज लेके आता हूं। नहीं तो ये मुच्छी है ना, मुच्छी, इसको उस तरह से मुंडवा दूंगा। और दुकान दी बदनामी का सवाल है ना सर। लाया पहली बार किसी ने कागज मांगा। ये देखिए मजी, कोर्ट का ऑर्डर। अपनी स्टील फैक्ट्री, उससे कनेक्टेड सारी प्रॉपर्टी, ये मकान वगैरह
हर चीज के लिए नीलामी का नोटिस आ गया। तो ये मकान भी? जी हाँ, अफसोस तो इसी बात का है माँ जी, ये मकान भी फैक्ट्री की जायदाद है और ये भी नीलाम हो जाएगा। मगर इस बात का जिक्र उन्होंने या प्रेम भैया ने तो कभी नहीं किया था। वो इज्जतदार लोग थे ना माँ जी, और इज्जतदार लोग अपने फटे पुराने कपड़े पलंग के नीचे छुपा कर रखते हैं। और हाँ माँ जी, मेरी और सोनू की यही इच्छा है कि आप हमारे साथ रहें। किस्मत मुझसे सब कुछ छीन सकती है, मगर मेरे संस्कार नहीं छीन सकती। बेटी के घर का पानी पीकर मैं अपनी आत्मा को कर्ज के बोझ तले नहीं दबाऊंगी। ओ माँ जी, ये सब पुरानी बातें हैं, इसमें सिर्फ दुख ही दुख है। तो तुम नए जमाने के लोगों ने कौन सा सुख दिया है? मगर आप अकेली जाएंगी कहाँ? मैं अकेली कहाँ हूँ? जब तक उनके प्यार का सहारा मेरे साथ है, मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं। तुम जाओ बेटे, मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। लेकिन माँ जी, मैंने कहा ना जाओ। तुम अकेले आए, मम्मी को साथ नहीं लाए? बोलो नरेंद्र। तुम्हारी मम्मी भारत की एक बड़ी आदर्श नारी हैं। बेटी का कन्यादान करने के बाद उसके घर का पानी पीना भी उन्हें मंजूर नहीं। मगर इंदर, इन हालात में वो जाएंगी कहाँ? सबकी तकदीर अपने अपने साथ होती है। आज तक तो तुम तदबीर में यकीन करते रहे, आज अचानक तकदीर में कैसे यकीन करने लगे? या फिर अपने झूठे असूलों को अपनी जरूरत के मुताबिक मोड़ लेते हो? क्या बकवास करती हो? बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रहे हो। मैं तुम्हारी चालों को अच्छी तरह समझ रही हूँ इंदर। कौन सी चालें? मोहिनी के सरपरस्त बनकर उसके हिस्से पर कब्जा कर लिया है और मेरे डैडी को जेल भिजवाकर उनकी फैक्ट्री पर भी कब्जा किया, और अब मेरी माँ को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। शट अप यू वुमन, ऐसी बातें करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मर्द अगर हर तरह के गुनाह करने की हिम्मत कर सकता है, तो औरत भी उन गुनाहों से पर्दा हटाने की हिम्मत कर सकती है। गुनाह? हाँ, मुझे यकीन हो गया है। जिस जुर्म की सजा मेरे डैडी जेल में काट रहे हैं, उस जुर्म के गुनहगार तुम हो। शट अप वरना। वरना क्या कर लोगे? मेरा खून करवा दोगे, उसी तरह जिस तरह प्रेम अंकल का खून करवा दिया। याद रख, इस दफा तो सिर्फ दरवाजा बंद कर रहा हूँ, फिर हिम्मत की तो तेरी जबान भी बंद कर दूंगा, समझ गई? डैडी, काश मैंने आपकी बात मान ली होती डैडी। मैं आपकी कसूरवार हूँ, मेरी वजह से एक हरा भरा घर बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दीजिए डैडी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने ब्रह्मदर साहब जी के दस्तखत किए हुए कोरे कागज का कितना परफेक्ट इस्तेमाल किया। बड़ा मुंह छोड़ी बात, एक ही झटके के अंदर सब कुछ अंदर कर गए सरकार। हाँ, वही कागज काम आया। इसीलिए तो कहता हूं कि आज की दुनिया को जीतने के लिए इंसान के सिर्फ 2 हाथ काफी नहीं, बल्कि मकड़े की तरह बहुत से हाथ होने चाहिए, तभी वो कामयाबी हासिल कर सकता है। यू आर राइट। इसीलिए मेरी कंपनी का मोनोग्राम है मकड़ा, यानी स्पाइडर एंड कंपनी। वो देखिए सरकार, आपकी कंपनी का मोनोग्राम स्पाइडर एंड कंपनी, यानी के मकड़ा कंपनी। मरना है क्या? शायद आपको पत्थर से ठोकर लग गई। नहीं बेटे, ठोकर पत्थर की नहीं,
किस्मत की लगी है। उठिए, मेरे साथ चलिए। आइए। बैठिए। ये लीजिए। बेटी,